Hello students, welcome back to my channel. I'm Rashmi Pawar and today second part of chapter number 3 class 8th ruling the countryside. Before starting the video, I want to say कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशन है मेरी वीडियोज़ के वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो बात हो रही थी रूलिंग द कंट्रीसाइड की। पार्ट 1 में आपको दे चुकी। पार्ट 2 में अब यहाँ बात थी कैश क्रॉप्स की कि कैश क्रॉप्स ज़्यादा इच्छा हो रही थी। ब्रिटिश जो थे वो चाहते थे कि कैश क्रॉप्स ज़्यादा उगाएं इंडियंस ताकि उन्हें ज़्यादा फ़ायदा हो। अब यहाँ इसमें इंडिगो का जो कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में जान लेते हैं। 18th सेंचुरी के लास्ट डिकेड तक इंडिगो कल्टीवेशन बंगाल में बहुत तेज़ी से फैल रही थी। बंगाल इंडिगो अब पूरी दुनिया के मार्केट में छा गया था। 1788 में ओनली 30% इसका इंपोर्ट था, जबकि 1810 तक आते आते 95% हो गया। इंडिगो ट्रेड बढ़ता गया। कमर्शियल एजेंट और ऑफिशियल्स भी इसमें इतने इंटरेस्टेड हो गए कि उन्होंने भी अब अपनी जॉब्स छोड़ दी और इसमें वो इंगेज हो गए। जिनके पास मनी नहीं थी उन्होंने बैंक से लोन लिया, कंपनी से लोन लिया और इस चीज़ में वो लग गए। इंडिगो का कल्टीवेशन कैसे होता था? इसके 2 सिस्टम थे, निज एंड रैयत। इंडिगो कल्टीवेशन के निज कल्टीवेशन में क्या होता था कि जो प्लांटर था वो इंडिगो प्रोड्यूस करता था डायरेक्टली अपने लैंड पर, या तो वो उसको ख़रीदता था या रेंट पर ले लेता था दूसरे ज़मींदारों से, एंड इंडिगो प्रोड्यूस करता था डायरेक्टली अपने लेबर्स हायर करके। अब निज कल्टीवेशन में प्रॉब्लम क्या आ रही थी? प्लांटर्स को ये मुश्किल लग रहा था क्योंकि जो इसमें एरिया की ज़रूरत थी निज कल्टीवेशन में वो बहुत बड़ा एरिया चाहिए था और यहाँ पर कुछ छोटे प्लॉट्स थे फैले हुए, ज़रूरत थी ज़्यादा बड़ी ज़मीन की। तो प्लांटर्स ने क्या किया कि जो इंडिगो फैक्ट्री के आसपास वाला एरिया था उसको लीज पर लेना स्टार्ट कर दिया एंड वहाँ पर जो पहले से पीजेंट्स थे उनको वहाँ से निकाल दिया। अब इससे हमेशा क्या होता है कि टेंशन क्रिएट होती है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। ना तो लेबर इजीली मोबिलाइज हो सकता था, एक बड़ा प्लांटेशन की ज़रूरत थी और ज़्यादा हाथों की ज़रूरत थी, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी। इस प्लांटेशन में एक ही टाइम पर जब कुछ पीजेंट्स अपने राइस कल्टीवेशन में लगे हुए थे तो लेबर इजीली नहीं मिल सकता था। निज कल्टीवेशन लार्ज स्केल पर उसको ज़्यादा हलों की ज़रूरत थी, ज़्यादा प्लाउज चाहिए थे, ज़्यादा बैल चाहिए थे, बुलॉक्स की ज़रूरत थी। उसी तरह से जैसे 1 बीघा में इंडिगो कल्टीवेशन में 2 हलों की ज़रूरत थी, इसका मतलब 1000 बीघा में अगर इंडिगो कल्टीवेशन हो रहा है तो 2000 प्लाउज की ज़रूरत वहाँ पर थी। अब इन प्लाउज को ख़रीदना, इनको परचेज़ करना, इनको मेंटेन करके रखना भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। ना तो सप्लाई इजीली इनकी हो सकती थी और जो पीजेंट्स थे उनके अपने जो प्लाउज थे जो पहले से राइस कल्टीवेट कर रहे थे वो अपने बुलॉक्स एंड प्लाउज भी उनको नहीं दे सकते थे बिकॉज उसी टाइम पर वो भी अपना काम कर रहे होते थे। तो लेट 19th सेंचुरी में प्लांटर्स जो थे उन्होंने अपना एरिया निज कल्टीवेशन में बढ़ा तो लिया और इसके लिए 25% लैंड उनको ज़रूर ही प्रोड्यूस में लगानी थी इंडिगो के ये सिस्टम के अंदर। बाकी का जो दूसरा मोड था वो था रैयत सिस्टम। इंडिगो रैयत सिस्टम में कैसे हो रहा था? रैयत सिस्टम के अंडर प्लांटर्स जो थे उनको फोर्स किया जाता था कि वो रैयत से कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, एक एग्रीमेंट किया जाए और कई बार विलेज हेडमैन को फोर्स किया जाता था कि वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करे रैयत की बिहाफ पर, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते थे तो कैश एडवांस दिया जाता था प्लांटर्स को बहुत कम इंटरेस्ट पर कि वो इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए इंटरेस्टेड हो जाए। लोन जो था वो रैयत को दिया जाता था, एटलीस्ट 25% एरिया उन्हें होल्डिंग में वो रखना होता था इंडिगो के लिए। प्लांटर्स को सीड्स दिए जाते थे और चीज़ें दी जाती थी और कल्टीवेटर्स जो थे वो मिट्टी को तैयार करते थे, बुआई करते थे, उसमें बीज बोते थे और उसके बाद पूरी फसल को लुक आफ्टर करते थे। फसल तैयार होने के बाद क्रॉप जो थी वो डिलीवर कर दी जाती थी प्लांटर्स को। अगेन एक नया लोन दे दिया जाता था कि फिर से आप दोबारा से यही सब कुछ कल्टीवेट करिए इंडिगो के लिए। तो पीजेंट्स जो थे वो इनिशियली बड़े इस लोन के नीचे दबे जा रहे थे, उन्हें जल्दी लगने लगा कि सिस्टम बहुत हार्श रहेगा उनके लिए। प्राइस जो उन्हें मिल रहा था वो बहुत कम था एंड साइकिल जो लोन की थी वो कभी भी एंड होने वाली नहीं लग रही थी। कुछ और प्रॉब्लम्स भी आ रही थी। प्लांटर्स जो थे वो इंसिस्ट कर रहे थे कि इंडिगो जो है वो बेस्ट सॉइल में होना चाहिए,
जैसे कि कल्टीवेट किया जाता है जिसमें राइस, उसी तरह से मिट्टी बढ़िया होनी चाहिए। इंडिगो इस तरह का प्लांट है कि उसके जो रूट्स हैं बहुत गहरी जाती हैं ज़मीन में, और उसकी वजह से वहाँ पर दूसरा कोई कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, जैसे राइस कल्टीवेशन यहाँ पर नहीं पॉसिबल था। तो इन सब चीज़ों से परेशान होकर के अब यहाँ एक रिबेलियन होने लगा, इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई जाने लगी, उसको कहा गया द ब्लू रेबेलियन। तो जान लेते हैं इसको, इंडिगो रेबेलियन भी इसको बोलते हैं। मार्च 1859 में हज़ारों रैयत बंगाल के रिफ्यूज़ कर देते हैं कि अब वो इंडिगो नहीं उगाएंगे, और वो एक उग्र आंदोलन कर बैठते हैं अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ, जिसमें फीमेल भी उनके साथ होती हैं, विमेंस भी आ जाती हैं इसमें। और ये लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरह से जो लोकल ज़मींदार हैं और जो विलेज हेडमैन हैं वो भी इस रिबेलियन में उनके साथ हो लें। तो काफ़ी जगहों पर इसमें क्या हुआ कि जब ये लोग साथ में लेने की कोशिश करने लगे तो सिचुएशन को संभालने के लिए एक इंडिगो कमीशन बनाया गया, जिसमें कि ये पाया गया, ये एक चीज़ बना दी गई कि जो प्लांटर्स हैं उनको गिल्टी बता दिया गया कि उनकी गलती है, और बाद में ये डिक्लेयर कर दिया गया कि जो रैयत्स हैं वो अब जो है फोर्स नहीं कर सकते इंडिगो जो कल्टीवेशन है उसके लिए बंगाल में। और इसके बाद इंडिगो प्लांटर्स जो हैं उन्होंने अपना ऑपरेशन शिफ्ट कर लिया बिहार की तरफ चले गए ये लोग अपने इंडिगो प्लांटेशन को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर अब पॉसिबल नहीं हो पा रहा था बंगाल में। इसके बाद इंडिगो प्लांटर्स चले तो जाते हैं उधर बिहार में, लेकिन एक केमिकल डाई आ जाती है मार्केट में जो कुछ इंडिगो जैसा ही काम कर रही थी। अब ये लोग जो है उस सिंथेटिक डाई से की वजह से अपना मार्केट में जो कंपटीशन आ जाता है उसकी वजह से उन्हें उतना बेनिफिट नहीं दिखाई देता। यहाँ पर जो चल रहा था अभी इंडिगो प्लांटेशन बिहार में जो स्टार्ट हो गया था, उससे क्या हुआ कि यहाँ के जो प्लांटर्स थे वो भी परेशान हो गए थे। तो 1866 एंड 68 के बीच में दरभंगा और चंपारण में बिहार में एक बड़ा सा इसके खिलाफ आंदोलन हुआ नील फार्मर्स के द्वारा, और फाइनल जो ब्लो था वो ये था कि अब सिंथेटिक डाई के ऑप्शन में लोग लग गए। इंडिगो प्लांटेशन कंटिन्यू रहा बिहार में। 1917 में महात्मा गांधी जब भारत लौट करके आते हैं साउथ अफ्रीका से, तो एक पीजेंट जो बिहार का होता है वो उनसे आग्रह करता है, रिक्वेस्ट करता है कि वो चंपारण आएँ और देखें कि इंडिगो कल्टीवेटर्स का क्या दर्द है, कितनी पीड़ा में हैं वो लोग। महात्मा गांधी विज़िट करते हैं 1917 में एंड जो बिगिनिंग होता है चंपारण मूवमेंट का वो इस समय पर होता है इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट। तो ये चैप्टर आपने इसमें जान लिया कि क्या क्या सिस्टम थे जो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के थे, एंड जो कैश क्रॉप्स का डिमांड आ रहा था ब्रिटिश की तरफ से उसमें क्या हुआ, इंडिगो कल्टीवेशन में क्या हाल हुआ, किस किस तरह से क्या मूवमेंट हुए, ये सब आपने जाना, रिबेलियन के बारे में जाना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।